इसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे यक्स अपान यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यक्स क्या है? अधिशोष की मात्रा। यम क्या है? अधिशोषक की मात्रा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अधिशोष तथा अधिशोषक की मात्राओं के अनुपात को ही अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। यदि जो पदार्थ अधिशोषक के रूप में काम कर रहा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, या फिर जो अधिशोषक के रूप में होने वाला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है। यदि प्रेशर बढ़ा देते हैं तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यदि टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या प्रभाव पड़ता है अधिशोषण की मात्रा पर टेम्परेचर का, प्रेशर का? इसको हम लोग सीखेंगे एक नई हेडिंग जिसे हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। देखिए, हम सभी जानते हैं समतापी का मतलब क्या होता है। समतापी का मतलब होता है जब किसी प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्म, समतापी। किंतु अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है डेल्टा पी इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक। अगर उसका विन्यास स्थिर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोस्टेरिक। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वह है अधिशोषण समतापी, अर्थात डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम लोग समतापी पर पढ़ेंगे जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमारे कोर्स में दो प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर। तो एक साइंटिस्ट है फ्रेंडलिक और एक दूसरे हैं लैंगम्यूर। इन्होंने अपना अपना सिद्धांत एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम लोग फ्रेंडलिक आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वह है फ्रेंडलिक आइसोथर्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए, हालांकि फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर दोनों ही अधिशोषण की दो प्रकारों, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। किंतु यदि अगर पूछा जाए कि फ्रेंडलिक ज्यादा किसको परिभाषित करता है, ज्यादा अच्छे से किसका वर्णन करता है, तो हम लोग बताएंगे फिजिजॉर्प्शन। क्या बताएंगे? फिजिजॉर्प्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण को ज्यादा अच्छे से कौन समझाता है? फ्रेंडलिक आइसोथर्म। इसी प्रकार से लैंगम्यूर कीमिजॉर्प्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। हालांकि मैंने बताया आपको ये दोनों ही फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर दोनों ही भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों को परिभाषित करते हैं, दोनों को समझने में सहायक होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कौन किसके लिए है, तो फ्रेंडलिक भौतिक अधिशोषण के लिए और लैंगम्यूर रासायनिक अधिशोषण के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होता है। तो इसको मैंने बताया
कि आइसोथर्म का मतलब, समतापी का मतलब डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट 0। तो उस समय फ्रेडरिक साहब ने बताया था कि किसी भी अधिशोषण की जो मात्रा होती है x बाई m वह प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होती है। अधिशोषण की मात्रा दाब के 1/n घात के किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्रेडरिक साहब ने यह एक समीकरण दिया। यदि इसको हम लोग और सरल करें तो आता है x/m इज इक्वल टू k। जानते हैं कि ये चिन्ह हटाने पर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है, तो हमने यहाँ पे k लिख दिया। p 1/n, जहां k क्या है, k और n दोनों ही क्या है, एक नियतांक है। एक बहुत ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है जिसको हम लोग जानेंगे। n की जो वैल्यू होती है वह 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। तो इसी प्रकार से यदि 1/n की वैल्यू देखेंगे तो यह सदैव 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होगी। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह फ्रेंडली को समझने के लिए कि n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, किंतु 1/n की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी या कभी इसके अलावा और किसी मान को नहीं प्रदर्शित कर सकता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n, जहां पर k और n दोनों क्या है, एक प्रकार के नियतांक है। मैंने n की वैल्यू यहां पर नोट कर दी है। अगर इसी को आधार बनाएं और आधार बनाकर हम लोग एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यह ग्राफ हम खींचेंगे x/m इंक्रीजिंग और प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। जब इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व और बाद में जाकर यह कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुल 3 रूपों में हमको ग्राफ देखने को मिले। कुछ दूरी तक ये कैसा दिखा, जब कुछ समय तक हमने P प्रेशर बढ़ाया तो ये कैसा दिखा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। फिर थोड़ा और P बढ़ाने पर ये कैसा दिखा, कर्व दिखा। और इसके बाद जब हम लोगों ने P बढ़ाया तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अर्थात हम दाब को बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन दाब के बढ़ाते जाने से x/m के मान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसको समझने के लिए हमको 3 सिचुएशन समझने होंगे। सबसे पहला सिचुएशन क्या हो जाएगा, एट लो प्रेशर। इसका मतलब जब हम अपने प्रेशर को बहुत कम रखेंगे, और जब हम अपने प्रेशर को बहुत कम रखेंगे तो उस दौरान ये जो n है, n की वैल्यू लगभग 1 होगी। n की वैल्यू उस समय कितनी होगी, लगभग 1। तो 1/n की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में यदि हम देखें तो x/m इज इक्वल टू kp के बराबर आ जाएगी। अर्थात x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के। अर्थात अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती हो जाएगी। तो प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे और x/m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसके लिए अगर मैं बगल में एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। कब, जब प्रेशर कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। दूसरी केस अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, एट मॉडरेट प्रेशर, सामान्य दाब की स्थिति में यदि हम देखेंगे प्रेशर के, तो उस स्थिति में n की जो वैल्यू होगी वह 1 से अधिक होगी। n की जो वैल्यू होगी वह 1 से अधिक होगी। तो जब 1 से अधिक वैल्यू रखेंगे तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। जब n की
वैल्यू 1 से अधिक होगी तो 1 अपान n की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हर का मान बड़ा होगा तो उसका जो रूप आएगा उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब यदि हम p को जिस दर से बढ़ाएंगे ठीक उसी दर से x अपान m की दर अब उसी रूप में होने वाली नहीं है, अर्थात अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वह कुछ कर्व बनेगा, वह कुछ कर्व अर्थात वक्र रूप में बढ़ेगा। यह पहले की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला है, क्योंकि अब इसके ऊपर की जो घात है यह भी यहाँ पर अपनी कुछ गणना को आकलन में रखेगा। तो अगला जो हमको केस पढ़ना है वह है एट हाई प्रेशर। उच्च दाब पर कहा जाता है कि फ्रेंडलिक का जो समतापी अवधारणा है यह पूरी तरह से मान्य नहीं, अर्थात यहाँ पर जाकर फ्रेंडलिक साहब असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए यह ग्राफ कहती है कि हाई टेम्परेचर पर आगे जाकर यह कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, बट x अपान m की वैल्यू उसी रूप में बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात अब यह प्रेशर से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। अब किसी प्रकार से यह प्रेशर पर निर्भर नहीं रह जाएगी, प्रेशर कितना बढ़ाया जाए x अपान m पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल सकता है कि इस कंडीशन में x अपान m जो होगा वह p नॉट के p की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती यदि होगा तो ही यह स्थिति आएगी, और p की पावर 0 का मतलब होगा कि 1 अपान n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और यानी 1 अपान n की वैल्यू 0 करने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट अनंत होनी चाहिए। जब तक n की वैल्यू अनंत नहीं होगी तब तक 1 अपान n की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत इनफाइनाइट वाली संख्या से किसी को डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत छोटी, लगभग 0 आ जाएगी, तभी यह p की पावर 0 होगा, p की घात 0 होगा, और जब p की घात 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अर्थात p बढ़ाते चले जाएंगे, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यह बात फ्रेंडली साहब बताने में असमर्थ थे कि ऐसा क्या किया जाएगा, वो कौन सी स्थिति होगी जब n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि n की वैल्यू इनफाइनाइट संभव नहीं है। तो फ्रेंडली साहब यही बताने में असमर्थ हो गए कि n की वैल्यू अनंत कैसे होगी, जब n की वैल्यू अनंत होगी ही नहीं तो यहाँ पर p की पावर 0 नहीं पॉसिबल है, और जब तक p की पावर 0 पॉसिबल नहीं है तब तक p से x अपान m की स्वतंत्रता भी व्याख्या नहीं की जा सकती, और जब तक इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है तब तक उच्च दाब पर फ्रेंडली का समतापी अधिधारणा भी पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जा सकता। तो हम लोग देखेंगे x अपान m यदि किसके p की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे x अपान m लगभग क्या आ जाएगा, 1 के रूप में आ जाएगा। तो इस समय अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। तो जैसा कि हमें पहले कैसा मिला, थोड़ा सा कर्व मिला, फिर स्ट्रेट लाइन मिला था, अब ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली साहब यही लास्ट स्टेज को परिभाषित करने में असमर्थ हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंडली का समतापी है यह सिर्फ और सिर्फ बहुत कम दाब और मॉडरेट प्रेशर सामान्य दाब पर ही एप्लीकेबल है, मान्य है। उच्च दाब पर इसकी पूरी सफलता अभी तक प्रदर्शित नहीं की जा सकी है। हालांकि फ्रेंडली साहब इसको आगे मैनिपुलेट करने के लिए इसको लॉग के रूप में लेकर आए कि उन्होंने कहा यदि हम इसको समीकरण अपना मेन समीकरण मान लें तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में जब लॉग लिया जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे log x by m इज इक्वल टू log k। अब इस समीकरण को यदि हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कराएं, किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगी वह कुछ ऐसा बनेगा।
वह ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, जहां पर यह खंड क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो जब तक इस तरह की ग्राफ, वह दशा जब तक प्रेशर को कितना भी हम लोग परिवर्तित करें, यदि उसका ग्राफ खींचे x बाई m के साथ, तो यदि उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो ही फ्रेंडलिक की समतापी अधिधारणा उस पर एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज फ्रेंडलिक की समतापी अधिधारणा उस पर मान्य नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी पदार्थ अधिशोषक को लगभग 20 ग्राम के आसपास ले लिया और इसके लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रेशर लिए, जैसे हमने कभी 2 एटीएम का प्रेशर ले लिया, कभी 4 एटीएम का प्रेशर ले लिया, कभी 6 एटीएम का प्रेशर ले लिया। तो इन भिन्न भिन्न प्रेशर पे हम ये पाएंगे कि 2 एटीएम के प्रेशर पे जो x बाई m होगा वो मान लीजिए 10 के आसपास आया, 10 मोल के आसपास, यहाँ पर क्या आया 20 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 30 आ गया। तो जब भी ऐसा ग्राफ खींचे कि x बाई m और प्रेशर के बीच में कुछ इस तरह का प्रदर्शन हो ग्राफ का, तो ही फ्रेंडलिक समतापी इस पर मान्य होगा। हालांकि यह बहुत उच्च दाब पर कुछ ऐसा ग्राफ प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है, अतः यहाँ से फिर से हम कह सकते हैं कि फ्रेंडलिक का समतापी जो रूप है यह बहुत उच्च दाब के लिए मान्य नहीं है। प्लॉट होता है वह शुरू में किसके लिए रखा जाता है, लो प्रेशर बहुत कम दाब के लिए, बीच में किसके लिए रखा जाता है, मॉडरेट प्रेशर के लिए, और लास्ट में किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, या हाई प्रेशर के लिए, बहुत उच्च दाब के लिए, जहां पर फ्रेंडली साहब जाकर असफल हो जाते हैं। अब हम लोग को जो अगला पढ़ना है वह है लैंगम्यूर समतापी। लैंगम्यूर समतापी क्या है, यह भी डेल्टा टी इक्वल टू 0। लैंगम्यूर समतापी में एक समीकरण लैंगम्यूर साहब देते हैं, x अपान m इज इक्वल टू AP अपान 1 प्लस BP, जहां A एंड B कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इसके लिए भी हम लोग अगर 3 स्थितियां रखें, बहुत कम दाब, मॉडरेट दाब और उच्च दाब, तो आइए देखते हैं क्या होता है। एट लो प्रेशर, जब बहुत कम दाब होगा तो उस स्थिति में 1 प्लस BP, अर्थात ये जो P है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जब P की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो BP को क्या मान लेंगे हम लोग, नगण्य मान लेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जब यह वैल्यू नगण्य हो जाएगी तो 1 प्लस BP लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस BP लगभग किसके बराबर, 1 के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं x अपान m अब AP पर निर्भर करेगा, अर्थात यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यह किसके समानुपाती हो गया, x अपान m अब हो गया P के समानुपाती, अर्थात हम P को बढ़ाते चले जाएंगे तो x अपान m की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x अपान m एट लो प्रेशर पर कुछ इस रूप में दिखाई देगा, अर्थात स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। किंतु यदि इसके लिए हम लोग मॉडरेट प्रेशर रखें, सामान्य जब दाब रखते हैं, तो उस स्थिति में P बहुत कम नहीं है, P बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो हमको समीकरण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, AP अपान 1 प्लस BP, अर्थात दोनों पर निर्भरता इसकी लगभग बनी रहेगी, अर्थात यह AP और BP दोनों रूपों में अनुक्रमणपाती या व्युत्क्रमणपाती जो भी समझे उस रूप में बनी रहेगी। अर्थात अब जो ग्राफ बनेगा वह स्ट्रेट लाइन न बनकर कुछ कर्व बनेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू बढ़ रही है उतनी वैल्यू
बढ़ने की बजाय थोड़ा बहुत उसमें कमी भी आ रही, अर्थात P में बढ़ोतरी करने के साथ साथ M में उसी रूप में बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। अब पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। इसी रूप में अगर हम तीसरा पार्ट देखें इसका, तो तीसरा पार्ट कहता है एट हाई प्रेशर। और जब हम लोग बहुत उच्च दाब रखते हैं तो बहुत उच्च दाब रखने पर 1 Vp पर अगर हम फोकस करें तो हमको मिलता है बहुत उच्च दाब जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, और जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी तो उसकी तुलना में ये जो एक है यह नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, लगभग Bp के बराबर रख सकते हैं। 1 Bp की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रेशर के बढ़ने से लगभग Bp के बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो उस स्थिति में x अपान m क्या आ जाएगा, AP अपान Bp, और जब AP अपान Bp आ जाएगा तो PP से कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्थिति में x अपान m A अपान m के बराबर आ जाएगा, सॉरी A अपान B के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। और जब A अपान B कांस्टेंट है तो x अपान m भी कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात अब जो हमारे पास ग्राफ आया वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। अभी तक कैसा था, कल उसके पहले कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, तो अब कैसा हो जाएगा, सीधा। अर्थात अब यह प्रेशर पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं करेगा। तो यह क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। यह क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। अब यह प्रेशर से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे लेकिन x अपान m किसी प्रकार से निर्भर नहीं करेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो लैंगिम्यूर साहब थे उनका बहुत कम दाब पर, मॉडरेट दाब पर और बहुत उच्च दाब पर, तीनों स्थितियों में ही उनका जो समतापी अवधारणा है वह मान्य है। लेकिन फ्रेडरिक साहब किसी को ठीक प्रकार से समझाने में असमर्थ हो गए थे, तो इनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई लैंगिम्यूर साहब की। तो इस प्रकार से हमने सीखा फ्रेडरिक और लैंगिम्यूर समतापी आइसोथर्म क्या है या किस प्रकार से अपने अपने समीकरण को ग्राफ के रूप में प्रकट करते हैं। देख लेते हैं कि फ्रेडरिक और लैंगिम्यूर समतापी की क्या सीमाएं हैं, किस लिमिटेशंस पर ये काम करती हैं और कहां पर ये काम नहीं करती, अर्थात लागू नहीं होती। तो फ्रेडरिक समतापी की सीमाओं में देखेंगे तो सबसे पहली बात जानेंगे कि जो फ्रेडरिक समतापी की बात करें तो यह पूर्णतः असैद्धांतिक है, मतलब इस सिद्धांत का पूर्ण रूप में अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। दूसरी बात करें तो यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता है, जैसा हम लोगों ने देखा यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता, मान्य नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो अधिशोषक के पृष्ठ तनाव के बारे में या किसी प्रकार की कोई जानकारी व्यक्त नहीं करता। अधिशोषक के पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केवल एक प्रति अधिशोषण के लिए ही लागू होता है, केवल एक प्रति अधिशोषण के लिए ही लागू होता है, बहुप्रति के लिए नहीं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि n और k एक नियतांक है, स्थिरांक है। हालांकि हम जानते हैं स्थिरांक का मतलब होता है जिसके बढ़ने या घटने से कोई भी परिवर्तन न देखा जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, या जिसकी वैल्यू क्या रहे, स्थिर रहे पूरी प्रक्रिया के दौरान। लेकिन हमने देखा कि n की वैल्यू लगातार बदल रही थी, अर्थात n और k पूर्ण रूप में स्थिरांक है या नहीं इसको भी वह सत्यापित नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ सीमाएं हैं किसकी, फ्रेडरिक की। तो मैंने बताया आपको पहले पॉइंट के रूप में कि कैसा है, असैद्धांतिक है। अब आ जाए लैंगिम्यूर समतापी की सीमाओं में, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है कि यह केवल आपेक्षिक तथा उच्च तापों पर स्थित पदार्थों के लिए ही सत्य है। कुछ समय के पश्चात यदि उसी रूप में प्रेशर को परिवर्तित किया जाता रहता है तो यह एक योगात्मक परत बनाने लगता है। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा कि बहुपर्ती अधिशोषण की आधुनिक संकल्पना पर आधारित समविन्यासी दाब ताप संबंध को यह दर्शाता है। तो यह थी लैंगिम्यूर समतापी की सीमाएं और हमने देख ली फ्रेडरिक समतापी की सीमाएं।